तो हाय गाइस, वेलकम टू स्टडीज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस फर्दर। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले भाई? देखो, आज का जो लेक्चर होगा वो होने वाला क्या, न्यूरोटिक डिसऑर्डर का। जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर है उसका पार्ट सेकंड होने वाला, ठीक है। कौन सा पार्ट? पार्ट सेकंड। और आज के हम इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के हम इस लेक्चर में हम ओसीडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ओसीडी क्या होता है सर? मतलब ओसीडी मतलब क्या? मतलब सर मुझे पता नहीं सर, ओसीडी क्या होता है? चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, बता रहा हूँ क्या होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। ओसीडी, बहुत लोग को सुना होगा भाई, इसे ओसीडी है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो, फॉर एग्जांपल सिंपल सा बताता हूँ, अगर आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, हॉस्टल में रहते हो, और हॉस्टल में रहते रहते क्या होता है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे रूम में बहुत सफाई करते हैं, अपना बेड बहुत मतलब दिन में 4 बार साफ करते हैं, है ना। अपने कपड़े को दिन में मतलब एटलीस्ट 2 से 3 बार धुलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कहते नहीं यार, इनके अंदर बहुत कीड़े हैं, ये मतलब बहुत साफ करता रहता है, ये बहुत सफाई वाला बच्चा है। तो वो सफाई वाला बच्चा नहीं, उसको अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर है, और उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं ओसीडी, ठीक है। कंफर्म मतलब 100% डिसऑर्डर नहीं होता, वो माइल्ड हो सकता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर में फॉर्म में हो सकता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर माइल्ड फॉर्म ऑफ ओसीडी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ओसीडी के बारे में, ओसीडी एज वेल एज उसके बहुत सारे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। अब देखो, बहुत बच्चों का डाउट आ रहा था, बहुत बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि भैया पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। तो सिंपल सा एक बहुत अच्छा सिद्धू मूसेवाला साहब ने एक लाइन देके गया है, वो है ना, बहुत अच्छी उनकी लाइन है कि तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है, अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, ठीक है। कि तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है, मतलब तुम्हारे अंदर क्या हुनर है ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो, खैर वो तो बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थे। तो हम स्टार्ट करने वाले ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। लेक्चर होने वाला हमारा सेकंड, ठीक है। हमारा जो है वो लेक्चर होगा सेकंड, ठीक है। अब हम इसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई? अब हम इस पढ़ेंगे इसके रिलेटेड, मतलब क्या हो गया रिलेटेड। सिर्फ हम इसमें ओसीडी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें रिलेटेड पढ़ेंगे। रिलेटेड मतलब क्या हो जाएगा, कौन कौन से रिलेटेड, जैसे ओसीडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बीडीडी के बारे में फुल फॉर्म मैं बताऊंगा, रुक जाओ अभी। हार्डिंग हार्डिंग डिसऑर्डर हो गया, ट्रेकोलोमिया हो गया, और फिर एक्सक्रीशन डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ओसीडी, बीबीडी, होर्डिंग डिसऑर्डर, TRICHO। अभी यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ कि TRICHOTILLOMANIA, ट्रैकोलोनमिया, ठीक है। इसमें बताऊंगा, बाल वगैरह घींचते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसमें एक्सक्रेटेशन, EXCARIATI, एक्सक्रीशन डिसऑर्डर, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें अब पढ़ने वाले हैं। अब आप लोगों को बहुत डाउट होगा कि अब मुझे ना ओसीडी बताओ, ओसीडी क्या होता है। सिंपल सा 2 वर्ड का सेंटेंस है, 2 वर्ड का डेफिनेशन है इसका। क्या? देखो, रिकरेंट ऑब्सेशन, रिकरेंट क्या, ऑब्सेशन एंड कंपल्सन, ये 2 वर्ड याद कर लो। कौन सा? ऑब्सेशन एंड कंपल्सन, ठीक है। कौन सा? ऑब्सेशन एंड कंपल्सन, याद रखना 2 वर्ड सिर्फ, ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। ओसीडी में सिर्फ 2 चीज, ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। अब ऑब्सेशन क्या होता है, देखो, ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है और कंपल्सन का मतलब क्या होता है। ऑब्सेशन का मतलब होता है, ऑब्सेशन के अंदर 4 चीजें आती है, कौन कौन सी? ROSI। क्या ROSI क्या होता है सर? ROSI मतलब क्या होता है सर, मुझे तो नहीं पता। अरे रुक जाओ, बताता हूँ ना। देखो, आर का मतलब रिकरेंट इंटेंसिव थॉट इमेज इम्पल्सेस। रिकरेंट क्या? रिकरेंट, बार बार, इंटेंसिव थॉट इमेज इम्पल्सेस, किसी भी एक चीज का थॉट आना बार बार। जैसे क्या, कि शाम को क्या होने वाला मेरे साथ, कोई मैं मुझे मारेगा तो नहीं। अरे वो इमेज, जैसे तुमने कोई एक इमेज देख लिया, वो बार बार तुम्हारे माइंड में आ रहा है, ठीक है। कोई एक थॉट जो कि बार बार तुम्हारे माइंड में रिक्रिएट हो रहा, वो कहीं ना कहीं वो आता है हमारा रिकरेंट इंटेंसिव थॉट्स वगैरह में, ठीक है। ओन, ओन का मतलब होता है इसमें सेल्फ, सेल्फ इन द सेंस पेशेंट के अंदर आता है, ठीक है। ये नहीं कि जैसे अगर मैं ओसीडी का पेशेंट हूँ तो मैं सोचूंगा कि सामने वाले के अंदर भी यही आ रहा ना, मेरे अंदर आ रहा है सारी चीज, ठीक है। सेंसलेस, ये जितने भी थॉट इमेज वगैरह बार बार आते हैं, सब के सब सेंसलेस होते हैं, ठीक है। सब के सब सेंसलेस होते हैं, याद रखना। ऐसे इरिटेबिलिटी, इरिटेबल, अब ये एक बार आ रहा तो चलो ठीक है, 2 बार आ रहा चलो ठीक है, बार बार आने का मतलब क्या हुआ, सामने वाले को तो इरिटेट कर रहा है ना, तो ये सब क्या होते हैं, इरिटेट करता है, ठीक है, इरिटेबल होता है। कंपल्सन का मतलब क्या होता है? कंपल्सन का मतलब होता है कि रिपीटेटिव बिहेवियर और मेंटल एक्ट, ठीक है। कोई एक चीज, कोई एक बिहेवियर को लेके वो रिपीटेटिव करता है, ठीक है। कोई एक बिहेवियर जो कि बार बार वो कर रहा होता है। अब कौन सा बिहेवियर बार बार करता हो? एज लाइक वॉशिंग, या फिर चेकिंग, या फिर काउंटिंग, ठीक है। अगर रिपीटेटिव बिहेवियर है मतलब वॉशिंग, दिन में अपने कपड़े को 4 बार धुल रहा, ठीक है, वॉशिंग में आ गया।
चेकिंग का मतलब हो जाता है जैसे वो लॉक करके अपने रूम गया अपने दोस्तों के पास, तो उसको याद रहेगा अरे नहीं मैंने लॉक नहीं किया रूम, मुझे एक बार फिर से लॉक करना है। तो क्या होगा, बार बार वो चेक करने आता है, ठीक है। एक बार गया फिर लॉक करके फिर जाएगा फिर देख के आएगा, अरे मैंने लॉक नहीं किया मैं भूल गया। तो हर उसको बार बार वो चेकिंग करने का थॉट आता रहेगा, ठीक है। फिर उसको मेंटल एक्ट का मतलब क्या होता है, काउंटिंग करना। काउंटिंग करने का मतलब क्या होता है कि बार बार काउंट करना स्टार्ट कर देगा, अच्छा मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये वो, और अरे मुझे और चाहिए, ये सब, ये सारी चीजें आती है काउंटिंग में, ठीक है। अभी पेशेंट कंपल्सन करता क्यों है, कंपल्सन क्यों करता है भाई, उसको उसको मजा आता है क्या, नहीं उसको डिसऑर्डर, हाँ उसको डिसऑर्डर है, उसके साथ साथ कंपल्सन करने से उसको मिलता है क्या, देखो पेशेंट परफॉर्म टू रिड्यूस एंजाइटी, कहीं ना कहीं उसको एंजाइटी हो जाए इन सारी चीजों से, तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो कंपल्सन करता है। याद रखना है चीजें, ठीक है। चलो जी, ये तो याद हो जाएगा मुझे। अब मुझे बता दो एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी ये देखने देखा किस में जाता है सबसे ज्यादा, मेल्स में देखा जाता है फीमेल्स में, ये सबसे ज्यादा फीमेल्स में देखा जाता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा फीमेल्स में देखा जाता है। मोस्ट कॉमन कोमॉर्बिडिटी विथ ओसीडी, अगर मैं बोलूं कि ऐसा कौन सा डिसीज है या सॉरी ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जो कि ओसीडी के साथ चिपका रहता है या छोटा भाई बन के आता है, कोमॉर्बिड हो जाता है, कौन सा, डिप्रेशन, डिप्रेशन डिप्रेशन कौन सा भाई, डिप्रेशन, है ना। किसको, तुम्हें भी डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन है भाई, चिंता मत करना यार, डिप्रेशन वगैरह हुआ तो ठीक है, अकेले बैठो, है ना, थोड़ा सा ब्लैक कॉफी वगैरह पियो, सही हो जाता है, ठीक है। डिप्रेशन वगैरह बाकी बात वगैरह कर लो अपने घर पे, फैमिली थेरेपी वगैरह लो, सही सब सही हो जाता है। डिप्रेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। माइल्ड में है तो भाई आराम से कर लो योगा, अगर मॉडरेट गया तब तो तुम्हें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, है ना। ये हो जाता है डिप्रेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा डिप्रेशन। उसके बाद हम एटियोलॉजी की बात करते हैं, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ ओसीडी। तो सेरोटोनिन हाइपोसिंथेसिस ऑफ ओसीडी, कहीं ना कहीं हमारे जो सेरोटोनिन लेवल जो होता है वो एलिवेट हो जाता है, फिर डिप्रेस हो जाता है, उसकी वजह से होता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, न्यूरो एनाटोमिकल मॉडल ऑफ ओसीडी, कहीं ना कहीं में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर जो एनाटोमिकल होता है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटीज हो जाता है। साइको एनालिटिकल थ्योरीज, साइको एनालिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है, सिगमंड फ्रॉइड साहब ने जो थ्योरी दी थी उसके अंदर अगर बच्चे के अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है कोई भी किसी एक स्टेज में, तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के ओसीडी को लीड करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, हाँ जी हो गई। अब इसके बाद सर इसका कुछ ट्रीटमेंट भी होता है क्या, मतलब इसको हम ठीक नहीं कर सकते क्या सर, अरे कर सकते हैं, कैसी बात करो, एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, अब इसे ठीक कैसे करते हैं बताओ, ठीक कैसे करोगे, कुछ आइडिया वगैरह ठीक करने का, ठीक करने का आइडिया देखो। अगर मैं एक बात करूँ ना, अगर ऑब्सेशन की बात करूँ तो ऑब्सेशन में मोस्ट कॉमन चीज क्या होता है, ऑब्सेशन में अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है कंटामिनेशन। पेशेंट हर एक चीज में सफाई करता है, ठीक है। कंटामिनेटेड मतलब जैसे ये मार्कर है, अभी मैंने ये ग्लव्स है ये डस्ट साफ करने का, अभी ये थोड़ी गंदी गंदी तो है, गंदी है, अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया और मेरे सामने अगर ओसीडी का पेशेंट बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, ऐसे उठाएगा इसको, ऐसे पकड़ेगा, है ना, साफ हाथ से, और उसमें ना सैनिटाइजर लगाएगा, साफ करेगा उसको पेपर वगैरह से, पानी से साफ कर देगा वो, तो उसको वो सोचेगा कंटामिनेटेड हो चुका है, ठीक है। ये हो गया। और कंपल्सन में अगर मैं मोस्ट कॉमन बात करूं, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कौन से देखने को मिलता है, वो होता है चेकिंग का, ठीक है। इसमें पेशेंट जो होता है वो बार बार चेक करता है, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अरे अरे ये लाइन ऐसे टेढ़ी क्यों है, इसको सीधा करो, है ना, ये सब चेक करता है, अरे इसमें कैप क्यों नहीं, इसको कैप लगाओ, ये चेक करना हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती है, फिर वॉशिंग वगैरह आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, हो गया, ये नोट कर लिया ना, चलो ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखो ट्रीटमेंट की बात की जाए अगर ओसीडी की, तो आपके हिसाब से देखो दो, मैं सिंपल सा बताऊं तो आपके हिसाब से क्या चलेगा, दो ही चलता है ट्रीटमेंट। अगर कोई भी मेंटल का तुम कर रहे हो, मेंटल डिसऑर्डर का, तो उसमें तो दो ही है, एक तो साइकोथेरेपी और एक है फार्माथेरेपी। अब साइकोथेरेपी में क्या क्या दोगे और फार्माथेरेपी में क्या दोगे, भाई साइकोथेरेपी में और फार्मा में, साइको में सर हम वही देंगे जो आपने पढ़ा रहे हो, वो बहुत कॉमन है, कौन सा है वो सर, वही अपना क्या कहते हैं, अरे सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये दोगे, हाँ जी सर ये देंगे। चलो, तो अगर हम पहले सबसे पहले अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम फार्मा की बात करते हैं, ठीक है, PHARMA, फार्मा, फार्मा में क्या देंगे, फार्मा में देंगे SSRI। अभी SSRI जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, याद रखना, DOC, ठीक है। फिर उसके बाद होता है CLOMIPRAMI, क्लोप्रामीन,
ठीक है, क्लोप्रामिन होता है। ये दो ड्रग हम मोस्टली चलाते हैं और ड्रग ऑफ चॉइस हमारा एसएसआरआई होता है। साइकोथेरेपी की बात करें, साइकोथेरेपी में क्या सीबीटी दे देंगे, हाँ जी। उसके बाद फैमिली थेरेपी दे दिया हमने, ठीक है, फैमिली थेरेपी दे दिया। फिर उसके बाद थॉट स्टॉपिंग, जिस जो उसके थॉट्स बार बार आ रहे हैं उसको हम स्टॉप करेंगे, ठीक है, सीबीटी। और एक और होता है, एक होता है ईआरपी। ईआरपी क्या होता है? ईआरपी होता है एक्सप्लोजर रिस्पांस प्रिवेंशन, ठीक है, एक्सप्लोजर रिस्पांस, जो बार बार वो रिस्पांस कर रहा है किसी भी चीज को लेकर, उसको हम रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। ईआरपी का मतलब क्या होता है? एक्सपोजर, एक्सपोजर रिस्पांस, एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन, ठीक है, एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन। तो इन चीजों को, ये हो गई हमारी उसके ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है, ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया, हाँ जी, ट्रीटमेंट भी हो गया। अब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करो, अगर मान लो मुझे फार्मा प्लस साइको दोनों चलाना है, तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट होगा? तो उसके लिए कॉम्बिनेशन हम चला सकते हैं फार्मा साइको का, जिसमें हम एसएसआई दे सकते हैं और ये ईआरपी दे सकते हैं, या तो सीबीटी दे सकते हैं। एसएसआई तो ड्रग ऑफ चॉइस ही हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था? मैंने बोला था बीडीडी, ओसीडी के बाद क्या बोला था? अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो मैंने बोला था बीडीडी हम करने वाले, ठीक है। ओसीडी फिनिश हो चुका, अब बीडीडी के बारे में बात करते हैं। बीडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? बीडीडी का फुल फॉर्म कुछ गैस, एनी गैस, एनी गैस, एनी गैस, एनी गैसेस, कुछ तो गैस करो। बी 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 का मतलब क्या होता है? बॉडी, बॉडी, ठीक है, बी से बॉडी हो गया, हाँ जी, बी से बॉडी हो गया। चलो, बी से बॉडी हो गया, डी से डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, ठीक है। बी डी डी का मतलब हो गया बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, ठीक है, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, ठीक है। एक बार रुक जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं तुम तभी कराऊं। तो अब हम क्या करने वाले थे? अब हम करने वाले थे भाई क्या, बीडीडी के बारे में, ठीक है। अब बीडीडी क्या है सर? मतलब बीडीडी का मतलब क्या? सर मुझे तो नहीं पता बीडीडी का मतलब, फुल फॉर्म बता दो। अब कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं, देखो। बीडीडी का मतलब होता है बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, ठीक है। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, कहीं ना कहीं वो जो वर्ड लिखा है उससे आप मैच कैचअप करो, तो कहीं ना कहीं ये बॉडी से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा, बॉडी से रिलेट कर रहा है। डिसमॉर्फिक मतलब थोड़ा सिमिट्री जो है वो थोड़ा आगे पीछे, डिसऑर्डर, जो भी डिसऑर्डर है। तो देखो इसमें होता क्या, प्री ऑक्यूपेशनल विद रिसीव डिफेक्ट इन फिजिकल अपीयरेंस। इसमें जो होता है पेशेंट, उसको लगता है कि जो मेरा फेस है, जो मेरा अपीयरेंस है वो अच्छा नहीं है, मुझे थोड़ा इसमें अलग करना था। जैसे मेरा जो आँख है ये मतलब ये ऐसे होना चाहिए, मेरा जो नाक है ये ऐसे निकला है, इसको थोड़ा चिपका होना चाहिए, है ना। ये जो मेरे लिप्स हैं ये क्या अंदर होने चाहिए, ये जो मेरे चिक्स हैं ये फूले हुए हैं ना, गुल्लू गुल्लू, ये क्या होना है? अंदर होने चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें ये बीडीडी वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, पेशेंट के अंदर जो उसको बीडीडी होता है। तो क्या होता है? प्री ऑक्यूपेशनल विद रिसीव डिफेक्ट इन फिजिकल अपीयरेंस, मोस्ट कॉमन इन फेस एंड हेड, ठीक है। बहुत ज्यादा जो होता है, बहुत सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है? फेस और हेड में देखा जाता है वो। और ऐसे वाले पेशेंट सबसे, अगर मान लो अगर अपेयर करना, तो ऐसे वाले पेशेंट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या डायग्नोस वो क्या अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं? अगर उनको अगर अपना ट्रीटमेंट ही करवाना होगा ना, तो अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है उनका, सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो वो करवाते हैं प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। वो अपना प्लास्टिक सर्जरी ही देखा जाता है सबसे मोस्ट कॉमन विद बीडीडी कैन बी सीन प्लास्टिक सर्जन फॉर करेक्टिंग फॉर द रिसीव्ड डिफेक्ट, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा, अगर बीडीडी का पेशेंट है तो उसको तुम देखोगे ये कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक सर्जरी को ही प्रेफर करेगा कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, ठीक है। और ये अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो एसएसआरआई देते हैं और सीबीटी देते हैं, ठीक है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर इनहिबिटर्स देते हैं और सीबीटी देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बीडीडी। बीडीडी के बाद हम बात करेंगे अब क्या, हॉर्किनिंग, सॉरी, HOARDING, ठीक है, हॉर्डिंग, हॉर्डिंग डिसऑर्डर। अभी हॉर्डिंग डिसऑर्डर क्या होता है? मैंने बताया था अब जब आपको स्टार्टिंग में ओसीडी, बीडीडी, बीडीडी के बाद होगा हॉर्डिंग, और फिर उसको होगा ट्रैकोटेलियम, ट्रैकोटेलियमिया और एक्सक्रेशन, ठीक है। तो हॉर्डिंग डिसऑर्डर क्या होता है बताओ? सोचो, थोड़ा सोचो, जल्दी सोचो, सोचो सोचो, सोच लिया, सोच लिया, सोच लिया। देखो,
तो अब हम क्या करने वाले थे क्या, होर्डिंग, ठीक है, HORDING, होर्डिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, अकरिंग एंड डिफिकल्ट डिस्कार्डिंग थिंकिंग ऑफ लिटिल और नॉन वैल्यूएबल। मतलब सर समझ नहीं आया आपने जो लिखा, कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ। अकॉर्डिंग मतलब क्या हो गया, इकट्ठा करना, एंड डिफिकल्ट डिस्कार्डिंग, कुछ चीजें जो कि खराब चीजें उसको इकट्ठा करना, मतलब एक जगह बिटोड़ के रखना, बिटोड़ के मतलब एक अपने पास रखना, ठीक है, और उसको डिस्कार्ड करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो जब दिवाली की सफाई होती है घर पे, तो बहुत सारे कचड़े निकलते हैं घर से, और उसमें क्या करते हैं बहुत लोग, उसमें निकालते हैं सामान, अरे ये, अरे इसको रख लो आगे चल के काम आएगा, अरे ये इसको भी रख लो आगे चल के काम आएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उसको उनको होर्डिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो होर्डिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है कि उसको कोई भी कचड़ा वगैरह दिखता है ना, वो क्या करता है, उठा के अपने पास रख लेता है और कहता है कि इस आगे चल के काम आएगा, तो वो इसको डिस्कार्ड भी नहीं कर पाता। थिंकिंग ऑफ लिटिल और नॉन वैल्यूएबल, ठीक है, जो कि नॉन वैल्यूएबल होता है, ठीक है, नॉन वैल्यूएबल, NON, नॉन वैल्यूएबल, ठीक है, नॉन वैल्यूएबल होता है। और थिंग्स ऑफ लिटिल, ज्यादा बड़े भी नहीं होते, छोटे छोटे जैसे स्कार्प्स वगैरह होते हैं ना, कचड़े वगैरह, उनको बिटोड़ के रखने लगता है। और नॉन वैल्यूएबल मतलब वो कोई वैल्यूएबल नहीं होता। ट्रीटमेंट की बात करूँ तो सेम ट्रीटमेंट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, SSRI दे सकते हैं, प्लस CBT दे सकते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे प्रेफर कर लो, और SSI, सर्जिकल सेलेक्टिव सोरेटिनिन रिहेबिलिटेक इनहिबिटर, ठीक है, ये हो गया। तो SSRI और CBT ये हो गया होर्डिंग डिसऑर्डर के लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तुम्हारा ट्राइकोटिलोमेनिया, ट्राइको, TRICHO, ट्राइकोटिलोमेनिया, ठीक है, ट्राइकोटिलोमेनिया। अब सर ये नाम तो बहुत बड़ा है, सर इतना बड़ा नाम कहाँ चलता है, ट्राइको, इतना बड़ा नाम नहीं याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में बताऊंगा ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो, ट्राइकोटिलियम मीनिया में क्या होता है, रिकरेंट पुलिंग आउट ऑफ वन हेयर रिजल्टिंग इन हेयर लॉस, ठीक है। अब इसमें जो पेशेंट होता है वो क्या करता है कि बुली करता है। बुली कैसे करता है भाई, बुली करना मतलब क्या होता है, दूसरों को परेशान करता है क्या, नहीं 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 नहीं, परेशान नहीं करता, अपने ही बाल ऐसे करके घिसता रहता है, घींचेगा घींचेगा अपने बाल घींचता है ना। तो इसमें क्या होता है कि रिजल्टिंग इन हेयर लॉस, कहीं ना कहीं उसको पेशेंट के अंदर हेयर लॉस देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा स्कैल्प में देखने को मिलता है, ठीक है, स्कैल्प में देखने को मिलता है। रिकरेंट पुलिंग ऑफ हेयर आल्सो कंडीशन इज आल्सो नोन एज ट्राइकोटेलोमेनिया, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, ट्रीटमेंट बता दो जल्दी से, ट्रीटमेंट क्या दोगे। इसमें हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो देंगे CBT प्लस SSRI, ठीक है, CBT एंड SSRI। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्रोटेशन, EXCORIAT, एक्सक्रोटेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, रिकरेंट पिकलिंग ऑफ वन ओन स्किन रिजल्टिंग इन स्किन लीजन। ट्राइकोटेलोमेनिया में क्या हो रहा था, हेयर्स को रिमूव कर रहा था, हेयर खींच रहा था अपना। EXCORT एक्सक्रोशन में क्या होता है कि भाई जो स्किन होता है उसको घिसता है, ठीक है, जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं उसको घिसता है, उसकी वजह से क्या होता है, लीजन्स, जाहिर सी बात है लीजन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पे, ठीक है, ये होता है। इसके अंदर भी क्या है, ट्रीटमेंट SSRI प्लस CBT, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सारी डिजीज आपको देखने को मिलेंगी OCD के साथ साथ, ठीक है। OCD अगर किसी पेशेंट को, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, रेयर होते हैं, ज्यादा नहीं देखने को मिलते, पर हम सिलेबस में था तो पढ़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ, तो गाइस अब हम लास्ट फेज में है, कहाँ के भाई, कहाँ के लास्ट फेज में, न्यूरोटिक डिसऑर्डर के, ठीक है। इसमें बहुत छोटा टॉपिक था ये, और इस टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ठीक है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, याद रखना क्या, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ठीक है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो गया, कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया, और सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। अभी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या होता है, देखो, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि डिस्टर्बेंस इन वन और मोर मेंटल फंक्शन सच एज मेमोरी हो गया, मोटर बिहेवियर हो गया, कॉग्निटिव हो गया, थिंकिंग स्किल्स हो गया, बहुत सारी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक या एक से ज्यादा जो हमारे मेंटल फंक्शन होता है उसके अंदर क्या डिस्टर्बेंस हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, जिसकी वजह से एमनीजिया होता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो गया, ठीक है, सडन ट्रैवलिंग हो जाता है, ये कहीं भी इंसान जो होता है एकदम से निकल जाता है, ठीक है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, अपनी आइडेंटिटी नहीं कर पाता, अपनी किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ठीक है, सारी चीजें आती है हमारे डिसोसिएटिव में। कन्वर्जन डिसऑर्डर का था, कन्वर्जन डिसऑर्डर को DSM-5 में क्या कहा था, DSM-5 में क्या करवाया था, ये फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर क्लासिफाई किया था। फीमेल्स एपिडेमोलॉजी की बात करें तो फीमेल्स में सबसे ज्यादा है सिम्टम्स, माइनर सीवियर सॉरी सेंसरी एंड मोटर दोनों देखा जाता है, सेंसरी में डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस, मोटर में एबनॉर्मल मूवमेंट, पैरालिसिस, सूडो सीजर्स वगैरह भी देखे जाते हैं। सूडो सीजर्स का मतलब जाता है कि माइल्ड, बहुत कम, ठीक है, बहुत रेयर देखा जाता है, रेयर इन दिस बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। सूडो का मतलब ये होता है नकली टाइप, ठीक है।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं सोमैटिक सिम्टम्स ऑफ सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करते हैं। देखो सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑक्यूपाइड ऑफ हैविंग और एक्वायरिंग सीरियस इलनेस, ठीक है, पहले से ही इलनेस हो जाना। ट्रीटमेंट की बात करें तो सीबीटी ही देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती हैं बहुत ही इजी हमारी न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। अब चलो, अगर आप लोगों ने एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, ले लिया, ले लिया, चलो ठीक, ले लिया, ले लिया, ले लिया, हाँ ठीक है, चलो। अब ये हमारा जो चैप्टर है ये हो जाता है फिनिश, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। न्यूरोटिक डिसऑर्डर में देखो दो लेक्चर, दो पार्ट में बना है, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन और पार्ट टू दोनों अलग अलग है, ठीक है। अगर किसके बाद अगर कोई भी आपको अगर न्यूरोटिक में कोई भी न्यूरोटिक कह रहा हूँ, मेंटल हेल्थ में कोई भी चैप्टर का डाउट हो, आप तुरंत कमेंट करना। उस लेक्चर उस जो अभी आप कमेंट करोगे ना, उस पर प्रॉपर एक डिटेल वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अब तो हो गया हमारा लेक्चर खत्म, उसके लिए फिर थैंक यू, है ना। स्टे सेफ एंड हेल्दी। ठीक है, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, और ऐसे ही अपने अपने अगल बगल पॉजिटिविटी क्रिएट करते रहो, ठीक है। अब ऐसे बनो कि अगल बगल वाले आपके लिए इंस्पायरेशन हो, ऐसा अपने अंदर बनो कि दो आप पाँच छह लोगों के लिए इंस्पायरेशन बनो, ठीक है, इंस्पायर बनो। ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते रहते हैं एक बेहतरीन लेक्चर में, एक आने वाले लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।